नमस्कार दोस्तों, आप लोग के अपना चैनल टेक्नीशियन विकास में फिर से आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। मैं विकास कुमार आप लोग को टेक्निकल का फिटर थ्योरी का सेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो चल रहा था, इसको एक बार फिर से हम आगे बढ़ाते हैं और 1 से 30 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे और 30 के बाद हम लोग आगे देखते हैं 31 का आज से। आज देखते हैं 31 क्वेश्चन में ये कहता है कि स्प्लेस इसी को हम लोग कहते हैं स्प्लेस लुब्रिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो स्प्लेस लुब्रिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, ये हमारा है। तो इसमें से ये क्वेश्चन कहाँ से है? कूलेंट एंड लुब्रिकेंट से। चैप्टर का नाम है कूलेंट एंड लुब्रिकेंट। ये मेरा है चैप्टर के का नाम और यहीं से हमारा ये क्वेश्चन लिया गया है। और सभी प्रकार का जो भी ऑप्शन में यहाँ पे डाला गया है वो सभी लुब्रिकेशन का एक प्रकार है। सभी अपने आप में एक लुब्रिकेशन का टाइप है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सभी 4 ऑप्शन है। अगर यदि हम लोग 4 ऑप्शन के बारे में जान जाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, लेकिन यहाँ से हमारा जानकारी 4 क्वेश्चन का हो जाएगा। तो फिर ऑब्जेक्टिव माने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिंग लुब्रिकेशन। ये कैसा होता है? रिंग लुब्रिकेशन कैसा होता है? तो यह वह लुब्रिकेशन है जिसमें एक रिंग रहता है। मान के चलो ये में मेरा कंटेनर है लुब्रिकेशन का, इसमें भरा हुआ मेरा लुब्रिकेशन भरा हुआ है और इसी में से हमारा जो शाफ्ट है वो लगा रहता है। शाफ्ट लगा रहता है और ये शाफ्ट पर एक रिंग मेरा लगा होता है। जो ये रिंग है वो किसमें? ये लुब्रिकेंट है जो मेरा ऑयल है, इसमें ये डूबा रहता है। जब ये शाफ्ट को इधर से मशीन हमारा कनेक्ट रहता है प्राइम मूवर से ये कनेक्ट रहता है। जब ये प्राइम मूवर हमारा मूव करता है तो ये हमारा शाफ्ट भी मूव करेगा। ये शाफ्ट होगा जो मूव करेगा तो वो इससे कनेक्ट है और जब ये शाफ्ट हमारा मूव करेगा तो ये ऑलरेडी रिंग है, ये हमारा क्या है? रिंग है, वो मूव करेगा। मूव करने के बाद इसमें रिंग में छोटे छोटे दांत कटे होते हैं। यही दांत के सहारे ये रिंग ऑयल को ऊपर छिटकता है, जिसके चलते मेरा लुब्रिकेशन का क्रिया होता है। तो ये लुब्रिकेशन सबसे अच्छी मानी जाती है। ये लुब्रिकेशन है सबसे अच्छी मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्प्लेश लुब्रिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो इसमें से ये है, वो सभी क्या है? स्प्लेश लुब्रिकेशन है। उसमें भी सबसे सर्वोत्तम उदाहरण मेरा है रिंग लुब्रिकेशन का। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसमें ये देखते हैं हम लोग ग्रीस गन लुब्रिकेशन। ये क्या है? तो इसका काम में हम लोग लाते हैं। एक इसका होता है गन होता है, यहाँ पे हैंडल होता है और इधर से हैंडल होता है इस प्रकार का और यहाँ से निकलने वाला हमारा होता है लुब्रिकेंट पदार्थ। तो जब इधर से इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से हमारा ग्रीस बाहर निकलता है। तो ये वैसा जगह में डाला जाता है जहाँ पे हम लोग
वैसा जगह में इसका यूज किया जाता है जहाँ पे हीट अधिक उत्पन्न होता है, मतलब मीडियम हीट उत्पन्न होता है, वहाँ पे हम लोग ग्रीस का यूज करते हैं। और ग्रीस गन का वहाँ उपयोग होता है जहाँ से हमारा हाथ से लुब्रिकेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाता है, हाथ वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है, इससे हम लोग ग्रीस गन के द्वारा ये करते हैं। अब आगे है मेरा ये हो गया, ये भी होगी, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हमारा वीक फीड लुब्रिकेशन। वीक मतलब क्या होता है? वीक मतलब ये होता है बत्ती नुमा होता है, कंटेनर में रहता है, इसमें क्या है मेरा लुब्रिकेंट भरा हुआ है और यहाँ पे सूती का एक कपड़ा रहता है। ये कपड़ा से, ये कपड़ा में हल्का हल्का छिद्र बना होता है, ऐसे ही रहता है छिद्र, ये तो हम लोग अपने भी जानते हैं। और ये इसी छिद्र से टपकते रहता है, जहाँ पे हमको लुब्रिकेंट का आवश्यकता है वो टपकते रहता है। एज यू लाइक हम लोग समझ सकते हैं, जो यूज करते हैं लैंप, लैंप तो हम लोग जानते हैं लालटेन, लालटेन जो यूज करते हैं उसमें क्या रहता है? बत्ती रहता है। तो बत्ती से ही हमारा क्या होता है, जो तेल टपकेगा, अगर उसको सीधा करके इधर थोड़ा इंक्लाइन कर दिया था तो जो भी टपकेगा वही मेरा क्या है, वीक फीड लुब्रिकेट है, लुब्रिकेशन है। ये भी समझ में क्या? पंप लुब्रिकेशन, इसको तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको सब जानता है, क्योंकि जब आरी में मशीन चलता है तो उसमें ऑलरेडी मोटर लगा होता है लुब्रिकेशन के लिए, और वो मोटर है, उसको जब मशीन चलता है तो उसके साथ ही मोटर लगा होता है और मोटर के द्वारा जहाँ लुब्रिकेशन किया जाता है वहाँ वो ऑलरेडी चला जाता है लुब्रिकेट के। ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है लुब्रिकेशन। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, लुब्रिकेशन हम लोग क्यों करते हैं, तो करने का क्या कारण है? तो इसका सीधा सीधी है कि लुब्रिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दो पार्ट्स को घिसने से बचाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लुब्रिकेशन कहते हैं, सिंपल। अब इसमें से एक आता है ठोस लुब्रिकेशन, लिक्विड वाला तो हम लोग सभी जानते हैं, लिक्विड जानते हैं। लुब्रिकेट भी होता है, कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है मेरा 3 प्रकार का। पहला होता है लिक्विड, दूसरा होता है सेमी लिक्विड और तीसरा होता है ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड होता है तो इसमें से जितने भी ऑयल आ जाते हैं वो मेरा किस में आ जाए? लिक्विड में आ जाएगा। सेमी लिक्विड में सिर्फ एक ही आता है, वो क्या है मेरा? ग्रीस है, ग्रीस है सेमी लिक्विड में। सॉलिड में क्या है? तो एक अच्छा उदाहरण है इसका ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट है वो मेरा क्या है? सॉलिड लुब्रिकेशन है। और इसका कहाँ यूज होता है? जहाँ पे हैवी हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट, जहाँ वैसा पार्ट जहाँ बहुत अधिक हीट उत्पन्न होता है, वैसे जैसे कि हम खुद आप लोग को बता रहे हैं कि रेलवे का जो है मालगाड़ी में जो पिवेट बैठा होता है ब्लोस्टर के ऊपर, तो पिवेट और ब्लोस्टर के बीच में गैप होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं? हीट वो रगड़ता है, रगड़ने से बचने के लिए हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ ग्रेफाइट दिया जाता है, क्योंकि ये हम ट्रेनिंग में ऑलरेडी देखे हुए थे, तो मैं इसका यूज कर चुका हूँ ग्रेफाइट का। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सबसे छोटा नंबर साइज ड्रिल होता है, तो इसको आधी करना होगा दोस्त, इसमें कोई इसका नहीं है कि ट्रिक कि इसको आधी करना होगा। तो सबसे छोटा साइज होता है, याद रखिएगा 343.343 mm।
इतना साइज में सबसे छोटा नंबर साइड ड्रिल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर, बॉल बेरिंग को माउंट करते समय शाफ्ट के साथ इनर रेस में किस प्रकार का फिट प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ये भी सभी जानते हैं, बॉल बेरिंग होता है वो हम लोग जो उसका काम किया है वो आसानी से घूमने में मदद करता है, लेकिन जो इनर रेस होता है ना, हम लोग देखते हैं, यहाँ मैं एक फिगर बनाना चाहूँगा। ये हमारा है बेरिंग, ये हमारा हो गया इसका, और इसमें बना होता है मेरा कैच। वो तो यही बनेगा यहाँ नहीं, लेकिन मैं जितना हो सके उतना मैं कर दे रहा हूँ। ये हो गया मेरा बेरिंग मान लीजिए। अब इसमें जो है ये हमारा क्या हो गया, आउटर रेस, आउटर रेस, और जो अंदर वाला है ये मेरा है इनर रेस, इनर रेस। तो क्या यहाँ पूछ रहा है, इनर रेस, इनर रेस में किस प्रकार का फिट होता है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब बेरिंग को किसी शाफ्ट पे फिट करते हैं तो आसानी से तो जाता नहीं है, उसमें थोड़ा बल लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बल लगाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि बेरिंग को फिट करते हुए, बॉल बेरिंग को फिट करते हुए थोड़ा हथौड़ी से भी हैमर का यूज करते हैं और उससे आसानी से चला जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस फिट। अब इसमें समझने के लिए क्या करना है कि आद कैसे रहेगा, कि इंटरफेरेंस फिट हम लोग कैसे कहेंगे। तो हम इसको तो ये है मेरा है लिमिट फिट टॉलरेंस, ये है उसी का चैप्टर का एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो इसके बारे में भी हम जब चैप्टर वाइज में घुसेंगे बहुत अच्छे से समझाएंगे आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा हम समझाएंगे टेक्निकल को, ताकि कभी मतलब आदि रटने की ज़रूरत नहीं है। जो डाटा है वही रटा जाएगा, बाकी जो भी है डाटा के अलावा जो भी है इसमें दिया हुआ, हम बिल्कुल आप लोग को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। वो 100% हम प्रयास करेंगे और आप लोग को उम्मीद भी हम करते हैं कि हम समझा पाएंगे। तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है इसको समझेंगे कैसे, कि इंटरफेरेंस फिट होता क्या है। तो आप लोग तो जानते हैं कि अगर यदि दो लड़के हैं, तीसरा उसमें आता है, क्या होता है, वही इंटरफेरेंस है। दो लड़कों के बीच में तीसरा जो बोलने वाला रहता है वही इंटरफेरेंस करता है, उसी को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। मतलब दो लड़कों आसानी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तीसरा जो आ जाता है ना, मतलब दुश्मनी लड़ाने के लिए, उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। और उसको आने में बहुत तकलीफ़ भी होता है और वो तकलीफ़ भी देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो बॉल बेरिंग को फिट करते हैं उसमें क्या करते हैं, हैमर का यूज करते हैं, माने दुख पहुंचाते हैं। इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस। एक दूसरे को मतलब वो आसानी से जा नहीं रहा है, लेकिन उसको जाने के लिए उनमें इंटरफेरेंस हम कर रहे हैं, यानी बल प्रयोग कर रहे हैं हैमर के द्वारा। इसलिए उसी को हम लोग कहते हैं कि जो बॉल बेरिंग का इनर रेस होता है उसमें कैसा फिट होता है, तो इंटरफेरेंस फिट होता है। बिल्कुल यहाँ ये बात क्लियर आप लोग को होना चाहिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, 34 नंबर क्या है, कॉलर और शाफ्ट को पोजीशन में कनेक्ट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो कॉलर और शाफ्ट, कॉलर हम लोग तो जानते हैं, मैं बताता हूँ कॉलर किसको कहते हैं। ये हमारा हो गया शाफ्ट और ये मेरा होता है कॉलर टैप, यही। तो इसमें जो स्क्रू यहाँ लगता है वो कैसा स्क्रू होना चाहिए।
तो वो कैसा होना चाहिए, जनरली जो भी स्क्रू होता है यूज होता है मेरा कैसा होता है, हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू। कॉलर में जो भी यूज होगा वो सॉकेट स्क्रू होगा जो यहाँ आसानी से बैठ जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं, तो ये एलोन्स कहा जाता है। जानबूझकर जो रखा गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोन्स कहते हैं। अब इसमें से हम लोग देखते हैं ए में हाई लिमिट। ये तो हम लोग पहले भी इसके बारे में बताया गया था कि अधिकतम छूट को हाई लिमिट कहते हैं और लो लिमिट और हाई लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। ये तो आगे भी हमने बता चुका था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आते हैं 36 नंबर। एक सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा सेंटर लेथ पर एक बॉल को टर्न करने के लिए निम्न में से मूवमेंट का कौन सा कॉम्बिनेशन प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड। क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड। तो ये चीज़ होता क्या है मैं बताना चाहूँगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, वैसा टूल जिसमें दांत एक होता है यानी काटने वाला धार एक होता है। जैसे कि ड्रिल बिट क्या है, रिमर क्या है, मल्टीपल है, ये सब क्या है, मल्टीपल कटिंग टूल है। लेकिन जो होता है लेथ कटिंग टूल वो कैसा होता है, सिंगल कटिंग टूल होता है। ये रहा, तो इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, सिंगल कटिंग टूल। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, टर्न किसको करना है, बॉल को। तो इसके लिए हम लोग यूज किसका करेंगे, क्रॉस स्लाइड को। एक है ये मेरा बॉल, क्रॉस स्लाइड क्या करता है, इधर जाता है। कंपाउंड स्लाइड इधर किधर जाता है, इधर जाता है। तो दो को यूज करने पर मेरा बॉल का सभी भाग को टर्न आसानी से हम लोग कर लेंगे। मतलब सिंगल कटिंग टूल से इसमें जितना भी अनछावनीय पदार्थ रहेगा उसको हम लोग हटा लेंगे टर्न कर कर। इधर आना होगा और इधर जाना होगा। तो ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है, अगला आते हैं 37 नंबर। यदि कटिंग स्पीड 1 मीटर पर मिनट और चक्कर प्रति मिनट दिए हुए हो तो जॉब का व्यास mm में ज्ञात करने के लिए सही सूत्र का चयन करें, है ना। तो इसमें ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है कटिंग स्पीड और चक्कर प्रति। तो इसमें होता है फॉर्मूला D, इसका आंसर ये हो रहा है। तो देखिए यहाँ D इंटू 1000 इंटू B, यही इसका फॉर्मूला है। इसके बारे में हम अलग से आप लोग को निकालने के लिए बताएंगे। 38 नंबर है, टाइपिंग करते समय टैप के टूटने का कौन सा कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। टैप पर कोर्स थ्रेड यानी कि टैप पर कितने प्रकार का थ्रेड होता है, कोर्स होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है और वेरी फाइन होता है। कोर्स मतलब होता है जो दूर दूर होगा, कटा हुआ। मीडियम में थोड़ा सामने होगा, ठीक है। फाइन में थोड़ा और सामने, और वेरी फाइन में ऐसा रहेगा, दांत कटा हुआ। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखते हैं अत्यधिक डाउनवर्ड प्रेशर लगाना। अगर यदि हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं, मान के चलो ये हमारा है टाइप, इससे हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं और इसका फोर्स अधिक दे रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ लिखा हुआ डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अधिक
प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या करेगा, ये टूटेगा, टूटेगा, नीचे टूटेगा। उसके बाद है तो ये सही है, उसे कटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं किया जाना। जब यहाँ से हम लोग कटिंग कर रहे हैं, टैपिंग यानी कि इंटरनल थ्रेड काट रहे हैं, जब ये थ्रेड काटता है तो वहाँ हीट उत्पन्न होगा। अगर इतनी हीट उत्पन्न होगा और हम लोग वहाँ ऑयल का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर भी क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा। अब मतलब ये भी सही है। अब अगला है मेरा टैप ड्रिल साइज का छोटा होना। अब यहाँ देखो टैप ड्रिल साइज क्या है, टैप का साइज मान लो कितना है मेरा, 8 mm, ठीक है। अब जो ड्रिल साइज है, ये होल है, इसमें हमको थ्रेड कसना है, ये हमारा कितना है, 7.5 इतना है। तो क्या होगा, अंदर तो जाएगा और जब इसको हम कटिंग करेंगे, थ्रेड कटिंग करेंगे, उस समय क्या होगा, टूटेगा, ये भी टूटेगा। मतलब ये हुआ कि इसको थ्रेड से मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक्सटेंशन रड किसका बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रड हर एक में लगा, मतलब किस में लगा होता है एक्सटेंशन रड, तो इसमें किस में लगा होता है, वर्नियर कैलिपर में लगा होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो हम लोग डेप्थ को मापने के लिए करते हैं। एक्सटेंशन रड का वर्नियर में भी रहता है और माइक्रोमीटर में भी रहता है। कौन सा माइक्रोमीटर में, डेप्थ माइक्रोमीटर में, ठीक है। अब इसको पूछा है कि ये किसका बना होता है, तो ये हमारा स्टील का बना होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कास्ट आयरन का नहीं बन सकता है, तांबा लोहा बन नहीं सकता, ये स्टील का बना होगा। कन्फ्यूजन दूर, आगे चलते हैं। 40 नंबर, यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्ट्स में कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइन खींचने में सहायक होता है। तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू नहीं हो सकता है। गाइड पिन, इसको लिखा है गाइड पिन, इसका होता है गाइड पिन, गाइड पिन, और यही आंसर सही है। तो ये होता कहाँ है, मान के चलो हम ऐसे है, ये मेरा है यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है, यहीं पे लगा होता है गाइड पिन। एक ओ साइड में होता है, एक ए साइड में होता है। ये दोनों से गाइड पिन से हम लोग क्या करते हैं, समांतर लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऑप्शन को हम लोग बता देते हैं, तो ऑप्शन भी बता देते हैं। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, इसका काम क्या है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। गाइड पिन बता ही दिए, इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के जो नीचे का भाग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बेस। उसके बाद तो रॉकर आर्म क्या होता है, जिसमें ये है, ये पिलर जो है वो यहाँ लगा रहता है रॉकर आर्म। इसी पिलर को मूवमेंट करने के लिए, दायां बायां ऊपर नीचे करने के लिए जो काम करता है, उसी को हम कहते हैं रॉकर आर्म काम करता है, ठीक है। अगला देखते हैं 41 नंबर, एक हार्डनिंग विधि में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का नाम क्या है। तो हम लोग पहले भी बोले थे कि नाइट्राइडिंग में गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यह हार्डनिंग है, एक हार्डनिंग है। ये सभी हार्डनिंग का प्रकार है, लेकिन यहाँ पूछा है कि स्टील पर अमोनिया गैस के बारे में, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेटिंग विधि। आँख बंद करके मार देना कि जहाँ भी अमोनिया गैस का नाम है वो नाइट्रेटिंग विधि में प्रयोग होता है। 42 नंबर है, ट्राइपॉड की टांगों को नीचे से के द्वारा पोजीशन में लॉक किया जाता है, तो किसके द्वारा, नीचे से एक उसमें होता है रिटेनिंग चेंस होता है, ठीक है। अब इसमें भी पूछता है कि ट्राइपॉड में कितने होते हैं टांग, तो इसमें होता है
3 टांग होते हैं, और यही टांग को लॉक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रिटेनिंग चेन्स का। ठीक है, अगला देखते हैं, बीए स्क्रू थ्रेड का कोण कितना होता है। बीए स्क्रू थ्रेड का कोण कितना होता है, तो ये हम लोग जानते हैं, इसमें मिस्टेक है, होता है 47.5 डिग्री। ठीक है, मतलब 47.5 डिग्री होता है, 47.5 डिग्री। अब ये सभी का बता देते हैं कि वो किसका किसका होता है। ये मेरा क्या होता है, BSW का। ये क्या होता है, 45 किसका होता है, इस 47.5 का। और ये इंडियन स्टैंडर्ड का होता है 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ। और ये हमारा होता है किसका, ये हमारा, इसको बताना, इसको यूज किया जाता है मेरा बेंच वाइज में, इसका यूज किया जाता है। और इसी को हम कहते हैं वो दिमाग से उतर गया है अभी, ये इसको क्या कहते हैं, ये दिमाग में उतर गया है। हम इसको फिर से कभी थ्रेड के चैप्टर आएगा तब मैं बता दूंगा। अब आगे चलते हैं, मेजरिंग गेजों को वियर रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। ऐसा गुण प्राप्त करने के लिए किस हीट ट्रीटमेंट विधि की आवश्यकता होता है। मेजरिंग गेज, जितने भी है गेज मेजरिंग, उसको कैसा होना चाहिए, वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो गेज है, मेजरिंग गेज है, ऊपर का सरफेस इसको हार्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, घिसे नहीं। माप करते होते घिस जाता है, तो ये घिसे नहीं, इसलिए ऊपर का दोनों का भाग हार्ड किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं केस हार्डनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाई नट कुछ नहीं है बल्कि क्या है। तो ये एक प्रकार का नट के आकार की डाई है, और इसके द्वारा भी क्या होता है, मेरा एक्सटर्नल थ्रेड काटने में सहायता होता है। तो ये क्या है, ये है। आगे, पहले बने सुराख को कुछ गहराई तक बड़ा करने को क्या कहते हैं। पहले बने सुराख को कुछ गहराई तक बड़ा करने के क्या कहते हैं, तो ये इसको हम लोग कहते हैं काउंटर बोरिंग। इसको क्या कहेंगे हम लोग, काउंटर बोरिंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ऐसा करके सुराख बनाना है। 1 मिनट, जैसे कि हम लोग यहाँ से लाते हैं सुराख का आकार, मान के चलो ये है, यहाँ से यहाँ ये, और जो ये गहराई किए, इसी को हम लोग कहते हैं काउंटर बोरिंग, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काउंटर बोरिंग इसी कहते हैं। इसका जो काउंटर स्क्रू भी ऐसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, जो आने के बाद इसमें गहराई में बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं, मेसिंग गियर्स में बैकलेस होती है। बैकलेस मतलब क्या होता है, घूमते घूमते बैकलेस में क्या होता है, क्लीयरेंस के बीच होता है, उसी को हम लोग बैकलेस कहते हैं। गियर है, एक इधर दांत है, एक इधर है, जो इन दोनों का है ना, यहाँ देखता हुआ कुछ क्लीयरेंस है, इसी को हम लोग कहते हैं बैकलेस। तो जिसका आंसर है मेस की हुई 2
गीगर्स के बीच के जो क्लियरेंस होता है उसी को हम लोग बैकलेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन बार का प्रयोग करते हुए एंगल को सेट करने के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई और साइन बार की लंबाई का अनुपात क्या होता है। तो हम लोग को ऐसे ही जानते हैं कि इसका लंबाई क्या होगा, तो साइन होगा, साइन का साइन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, स्क्रू जैक पर चूड़ियाँ होती है तो कैसा होती है। ये मेरा होता है बटर स्क्वायर, स्क्वायर थ्रेड होता है। जितने भी है हम लोग इसका देखे हैं, जैक को देखे हैं, जो भारी वजन गाड़ी वगैरह को जब चक्का पलटना रहता है या फिर खोलना रहता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि छोटा सा इक्विपमेंट लगाता है और उसको घुमा करके वो ऊपर बढ़ता है, उसमें स्क्वायर थ्रेड लगा होता है और ये बहुत हैवी होता है। स्क्वायर मतलब थ्रेडों में कहा जाता है कि सबसे अधिक लोड कौन सहन कर सकता है, तो यही है थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड वो सबसे अधिक लोड सहन करता है। अब इसमें हम बताते हैं एकमी थ्रेड, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये टेक्निकल का दामाद क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो जो भी हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, भेल सेल, किसी भी में भी, रेलवे का भी एग्ज़ाम में हम लोग को जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 का, उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन था उसमें 75 मार्क्स का था, तो उसमें से एक क्वेश्चन था ही था, एकमी से एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है ये पूछेगा, क्योंकि ये दामाद क्वेश्चन है। इसका होता है 29 डिग्री। स्क्वायर थ्रेड का कितना होता है, इसका होता है 90 डिग्री। बटरस थ्रेड का कितना होता है 45। यही थ्रेड अभी हम वहाँ पे बता रहे थे कि 45 डिग्री किसका होता है, तभी आ गया। इसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, जो अभी आ गया। बटरस का कितना होता है, ये 45 डिग्री, इसका होता है 55 डिग्री। और एक थ्रेड आप लोग को और बता देते हैं, ट्राइपोजाइट एक थ्रेड होता है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ट्राइपोजाइट, इसका होता है 30 डिग्री। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये न्यू है, मेरे हिसाब से न्यू है, क्योंकि इसको हम पढ़े थे और बाकी किताब में तो अभी तक थ्योरी में नहीं मिला है, जो ITI का है थ्योरी उसमें नहीं मिला, लेकिन ये हमको जानते हैं। ट्राइपोजाइट थ्रेड ये किसी एग्ज़ाम में पूछा था जहाँ मैं नहीं बता पाया था, लेकिन इसका जब आंसर शीट आया था उसमें से मैंने देख लिया था, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है 50 नंबर। 50 नंबर है, दो मेटिंग पार्ट्स के बीच जो क्लियरेंस होता है उसको हम लोग किससे मापते हैं, तो ये है फिलर गेज। इसमें नो दिक्कत होगा, सभी को जानते हैं कि फिलर गेज कैसा होता है, तो यहाँ पे लगा होता है और इसी में ऐसा होता है फिलर गेज, और सभी में साइज का मार्का लिखा होता है। ठीक है, इधर भी बना होता है, ये हम लोग ITI में सभी देखें फिलर गेज के बारे में। अब वीडियो आज तो लंबा हो गया, क्योंकि समझाने में ही सबसे अधिक टाइम जाता है। हम चाहते तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाते और आंसर तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, तो हम निकलते जाते, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बताने पर दिमाग में रहेगा, इसलिए मैं इतना बताने का प्रयास किया हूँ। और आगे का सेशन फिर अगले दिन होगा,